ओम। देश के 121 करोड़ लोगों की ओर से, देश के कोने कोने से आए सभी प्रतिनिधियों की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज का आंदोलन के इस मंच पर इस प्रातः की बेला में हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। आज आंदोलन का निर्णायक दिन है। आज पूज्य स्वामी जी की ओर से, आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की ओर से एक बड़ी घोषणा होने वाली है। निर्णायक लड़ाई का आगे रूप क्या रहेगा उसकी घोषणा होने वाली है। और आज दोपहर 3 बजे वो व्यक्तित्व जिसने पहली बार किसी सेनाध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सीधी लड़ाई लड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े योद्धा पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह जी 3 बजे इस आंदोलन के मंच पर रहेंगे। देश के प्रत्येक जिला, तहसील एवं ये पूरा विषय क्योंकि आज के दिन के कार्यक्रम का हिस्सा है, आखिर उनको आपत्ति क्यों है इन मुद्दों पर, आखिर वो क्यों काम नहीं करते हैं, और इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। वो पूरा राज आज दिन में आपके बीच रखेंगे। पहला मौका हमने सत्ता पक्ष का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी को दिया। और आगे इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी को हमने मौका दिया, उसने असंवेदनशीलता दिखाई और घोर असंवेदनशीलता के साथ साथ कोई गंभीरता इस मुद्दे पर नहीं दिखाई। इसलिए हमने अब सभी पार्टियों को इस जनता के मंच पर एक तरफ से कल से संसद का सत्र फिर से शुरू हो जाएगा, वहीं रामलीला मैदान में ये जन संसद चलेगी। और इस जन संसद में जो भी पार्टी आकर के पूरी प्रामाणिकता और गंभीरता के साथ इन मुद्दों पर अपना समर्थन और सहमति व्यक्त करना चाहते हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं वो इस मंच पर आकर के इस जन संसद में अपनी पार्टी की विचारधारा, इन मुद्दों को लेकर के अपनी अपनी पार्टियों का एजेंडा और उनका निर्णय वो यहां सुनाएंगे और भारतीय राजनीति में परिवर्तन की एक नई बयार शुरू होगी। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हम सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के द्वारा इस देश के लोगों में एक परिवर्तन का, एक बहुत बड़े बदलाव का जिसकी नितांत आवश्यकता उसको लाना चाहते हैं और नैतिक धरातल पर रह करके देश में एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाना चाहते हैं और हम किसी भी कीमत पर उस बदलाव को लाएंगे। घर घर, गांव गांव, गली मोहल्ला से लेकर के शहरों तक जाएंगे और जो निर्णय यहां रामलीला मैदान से होगा, जो फैसला यहां देश की जनता का होगा,
राजनीतिक दलों का जो फैसला होगा उस फैसले को बताएंगे। किसी भी जन आंदोलन के, किसी भी मूवमेंट के 3 चरण होते हैं। पहला, आंदोलन के द्वारा जन जागरण, किसी भी बदलाव के लिए एक जनमत, एक वातावरण तैयार करना, और वह जनमत इतना बड़ा खड़ा हो जाए कि वह सत्ता के चरित्र को बदल सके और तीसरे चरण में फिर वो व्यवस्था के चरित्र को बदल सके। यह आंदोलन पूरे देश भर में जन जागरण कर रहा है और बड़ी मात्रा में करेगा। इस आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता और इस आंदोलन से जुड़ी हुई जनता वो घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, गली मोहल्लों में जाकर के अलख जगाएंगे और एक परिवर्तन का बहुत बड़ा वातावरण तैयार करने के साथ साथ अपनी उस सामाजिक और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर इस देश में सत्ता का भी चरित्र बदलेंगे और व्यवस्था का भी चरित्र बदलेंगे। आज पूरा विषय इस मंच से रखा जाएगा और जितने भी प्रश्न राष्ट्र में उठ रहे हैं और इस आंदोलन को लेकर के भी एक उत्सुकता बनी हुई है, अब आगे क्या होगा, आंदोलन किस दिशा में जाएगा, तो मैं इतनी ही बात कहता हूं, इस आंदोलन से देश के लोगों के साथ धोखा और विश्वासघात नहीं होगा, अपितु करोड़ों लोगों की जो अपेक्षाएं और उम्मीदें इस आंदोलन से हैं, वो उम्मीदें, वो अपेक्षाएं जरूर पूरी होंगी। एक तरफ चरित्र निर्माण का काम, व्यक्ति निर्माण का काम, सेवा का काम, योग आयुर्वेद स्वदेशी का काम, रोग मुक्ति नशा मुक्ति का अभियान, बीमारी और बुराइयों से अज्ञान से मुक्त उच्च चेतना युक्त समाज के निर्माण का काम, और दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण के काम में यह भारत स्वाभिमान संगठन और इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए करोड़ों लोग सब मिलकर के प्रामाणिकता के साथ आगे अपनी भूमिका निभाएंगे। आज आपकी साधना का, आपके तप का ये चौथा दिन है और आपके इस तप का इस राष्ट्र को जरूर फल मिलेगा। तप से पुण्य का उदय होता है और उन पुण्यों से कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ता है। यहां बहुत से विषय इस मंच से रखे गए कि किस तरह से इस काले धन के कारण से देश में गैर बराबरी, असमानता बढ़ रही है। गरीब और अमीर के बीच में इतना फासला है जितना शायद इंसान और जानवर के बीच भी फासला नहीं। एक के पास में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों की दौलत, खरबों की दौलत, बेहिसाब दौलत, जिसका वो कभी अपनी जिंदगी में उपयोग ही नहीं कर सकते। एक आदमी अपनी जिंदगी में कितने धन का उपयोग कर सकता है? लाखों, करोड़ों, अरबों की दौलत कुछ लोगों के पास, और दूसरी तरफ देश में दरिद्रता पांव पसार। इस गरीबी का, जिस गरीबी को दूर करने के नारे के नाम पर पार्टियों ने लंबे अरसे तक देश में राज किया, वो पॉवर्टी,
आज तक नहीं मिटी। इस गरीबी का कारण, इस महंगाई का कारण, अशिक्षा और बेरोजगारी का कारण, समाज की बदहाली का कारण, ये गैर बराबरी का कारण ये काला धन और भ्रष्टाचार हैं। यदि ये काला धन जमा न होता, यदि ये भ्रष्टाचार न होता, तो आज ये समाज की हालात न होती। इसलिए मूल समस्या भ्रष्टाचार और काला धन है। मूल समस्या देश के जल जंगल जमीन भू संपदाओं की लूट है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, इस देश को आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। और इस दिशा में पूरे कार्यक्रमों की घोषणा आज दिन में यहां से होगी। कल मैंने आपके सामने जो विषय रखा था कि देश की 20,000 से के लगभग जो भू संपदाएं हैं, खनिज हैं, जिनमें करीब 90 खनिज ऐसे हैं जिनका व्यावसायिक तौर पर प्रयोग हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा, देश के ये जितने भी भू संपदाएं हैं, जिसको मैं पहले ही दबा हुआ छिपा हुआ खजाना कह चुका हूं। अब गोल्ड क्या है, निकालो और बेच दो, वो तो हार्ड करेंसी है। करेंसी का रेट अप डाउन होता रहता है किसी भी देश की, लेकिन गोल्ड हमेशा अप ही हुआ है। जब से धरती बनी है तब से आज तक गोल्ड का रेट कभी नीचे नहीं हुआ है। ये भू संपदाएं क्या है? ये हार्ड करेंसी है, ये दबा हुआ धन है, ये वास्तविक धन है, किसी भी देश की वास्तविक पूंजी है ये। केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, उन सब मंत्रालयों के आधार पर एक रिसर्च किया गया, उसका कुछ अंश आपको बताना चाहता हूं। बहन सुनीता नारायण ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया है, उसके भी हमने बहुत से तथ्य लिए हैं। माइनिंग का 75% हिस्सा पब्लिक सेक्टर के पास नहीं, गवर्नमेंट के पास नहीं। जैसे गवर्नमेंट का भी जो है ऐसी संस्थाएं हैं जो गैस पेट्रोल निकालने से लेकर के कोयला और आयरन और के खनन का काम करने में लगी हैं। कोल इंडिया है और तमाम दूसरी संस्थाएं हैं, इंडियन ऑयल है, ये सभी कॉरपोरेशंस ये लगे हैं। सरकारी संस्थानों के पास पब्लिक सेक्टर में मात्र 5% और 95% देश की अपार भू संपदाएं। मैंने कहा 20,000 प्रकार से ज्यादा की भू संपदाएं हैं हमारे देश में, उनमें 90 प्रकार के मिनरल्स की कीमत ही मैंने बताई थी 20,000 लाख करोड़। और ये सारी की सारी भू संपदाएं 95% माइनिंग का एरिया प्राइवेट सेक्टर को दिया है, कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया हुआ है। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लूट, कॉर्पोरेट करप्शन और कॉर्पोरेट लूट। इसके खिलाफ कोई आवाज इसलिए नहीं उठाता क्योंकि बहुत ताकतवर हैं और देश की राजनीति से लेकर के पूरी दुनिया को वो चलाते हैं। चाहे वो कितने ही ताकतवर हों, लेकिन देश को ताकत देने के लिए उस कॉर्पोरेट करप्शन और कॉर्पोरेट जगत में जो ब्लैक मनी है उसको भी उजागर करना, तभी देश को अपना अधिकार मिलेगा। बैंक, बैंकर्स और मेगा कैपिटलिस्ट मिलकर के देश और दुनिया को तबाह कर रहे हैं। कुछ ताकतवर लोगों के हाथों में पूरी दुनिया की सारी खुशियां कैद हो गई है।
सभी राजनीतिक पार्टियां सुख समृद्धि की, खुशहाली की, तरक्की की, विकास की बात करती हैं, लेकिन ये सुख, ये समृद्धि, ये तरक्की, ये खुशहाली, ये विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक ये कॉर्पोरेट करप्शन खत्म नहीं होगा। जल, जंगल, जमीन, भू संपदाओं और संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर जो एक अधिकार स्थापित कर लिया है कुछ चंद मुट्ठी भर ताकतवर लोगों ने, उन्होंने दुनिया की खुशियों को रौंद करके रख दिया है। यह है सबसे बड़ा प्रश्न। इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को है। दरअसल हम अपने घर से बाहर ज्यादा सोच ही नहीं पाते हैं कि देश कैसे लुट रहा है। आपको यह भी जानकर के आश्चर्य होगा कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये जो खदानें आवंटित की हैं उसमें जो माइनिंग लीज है वो 9,400 हैं पूरे देश भर में, गवर्नमेंट की तरफ से जो वैध हैं, लीगल हैं। अब जरा सोचिए, ये जो हम इलीगल माइनिंग की बात करते हैं उसके बारे में मैं अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सारे 2009 की भारत सरकार के ही आंकड़े हैं और इसके अंतर्गत 5 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र है। 9,400 ये कुल माइनिंग लीज हैं जो आवंटित की गई। इसमें बहुतों में खनन का कार्य चल भी नहीं रहा है, जो लीगल है वहां उसको बचा के रखा हुआ उन्होंने। इलीगल माइनिंग का सुनिए 6 महीने का यह आंकड़ा। भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से 2011-12 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2011 के अप्रैल से लेकर के सितंबर माह तक 6 महीने के अंदर, जरा गौर से सुनना, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो लीगल माइनिंग जो लीज पर दी गई है वो 9,400 हैं। अप्रैल से सितंबर 2011 तक 6 महीने की अवधि में अवैध खनन के 8,794 मामले बड़े तथा 37,806 छोटे मामले लघु खनिज माइनर मिनरल्स के संज्ञान में आए। दोनों का टोटल कर देते हैं तो करीब, मोटे तौर पर जो आंकड़ा सबको याद रह जाए इसलिए कह रहा हूं, 39 से 40 हजार नए जो है इलीगल माइनिंग के। आप अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इलीगल माइनिंग की थी। और रिपोर्टेड केसेस कौन से होते हैं? ये इतने बड़े माफिया हैं, खनन माफिया, इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करता है। देखो, एक तो होता है अपराध, एक होता है रिपोर्टेड अपराध। जैसे मां बहन बेटियों के साथ जो क्राइम होता है उसमें रिपोर्टेड मुश्किल से 10% होता है। 90% मां बहन बेटियां सहन करती रहती हैं। रिपोर्टेड केस वही गिना जाता है जो पुलिस थाने में जाकर के कोई तहरीर दे दी जाती है, कोई FIR दर्ज कर दी जाती है, कोई सूचना दे दी जाती है। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड केस। रिपोर्टेड केस बड़ी हिम्मत से कोई हो पाते हैं क्योंकि इन बहुत शक्तिशाली माफियाओं से सब लोग डरे सहमे रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये करीब 40,000 तो रिपोर्टेड केस हैं। यदि पूरा देखा जाए तो कम से कम
6 महीने के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा इलीगल माइनिंग के मामले होंगे और साल भर में करीब 2 लाख, लीगल हैं करीब 9,500 और उसमें भी सब में खनन नहीं चल रहा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए इल्लीगल माइनिंग कितनी हो रही है।